हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस हमारे द्वितीय लेक्चर में। ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लेक्चर है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो सीख रहे थे वो था करंट इलेक्ट्रिसिटी, या हम लोग बोलें कि विद्युत धारा वाला जो चैप्टर है उसका हम लोग कुछ पोर्शन पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट तारों में के अंदर बहती है, ठीक है। और जो है किस तरीके से हीट पैदा होती है किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर जब करंट फ्लो करती है। आज हम लोग सीखेंगे कि वो करंट किन किन मटेरियल्स में एक्चुअली फ्लो करती है, ठीक है, किन में नहीं फ्लो करती है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो बिहेवियर है वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोग आज सीखेंगे उन मटेरियल्स के बारे में जिन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। ज़रूरत के अनुसार हमें अलग अलग मटेरियल को अलग अलग जगहों पर प्रयोग में लाना होता है। हर जगह पर हम लोग मेटल के वायर को यूज नहीं ला सकते, मतलब यूज में नहीं ला सकते, ठीक है। तो किस पदार्थ को किस जगह पर इस्तेमाल करना है, इलेक्ट्रिसिटी का उसका इलेक्ट्रिसिटी के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, इसके मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरतों को देखते हुए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं। तो चलिए देखते हैं ज़रा कि जो हमारे इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो हम लोग सीखेंगे कंडक्टर के बारे में। इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जनरली तीन प्रकार के होते हैं। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम लोग कंडक्टर बोलते हैं, उन्हें हिंदी में कहा जाता है चालक, या जिन्हें हम लोग सुचालक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडक्टर होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं वैद्युत चालक, एक्चुअली इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, या ये कह सकते हैं कि इनमें वैद्युत धारा बहती है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर इनकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा बहती है, दोज मटेरियल्स इन विच इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। ठीक है, वे पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा बहती है, जिनमें वैद्युत धारा बहती है। जिनमें वैद्युत धारा बहती है, ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम लोग जानते हैं, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सारी की सारी कंडक्टर होती हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, एग्जाम्पल में सभी धातुएं, ऑल मेटल्स। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सभी धातुएं बिजली की चालक होती हैं, मगर इनमें इलेक्ट्रॉन, इनमें जो वैद्युत धारा होती है वो किस कारण से बहती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण बहती है, ठीक है। सभी धातुएं। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग जानते होंगे ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल बनती है, ठीक है ना। हाँ, तो ग्रेफाइट भी वैद्युत धारा की चालक होती है। ग्रेफाइट भी विद्युत धारा की चालक होती है। उसके अलावा हम लोग जब बात करते हैं तो सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, सॉल्यूशन ऑफ एसिड बेस एंड साल्ट, कहने का मतलब अम्ल क्षार और लवण के जो घोल होते हैं वे भी विद्युत धारा के चालक होते हैं। अम्ल क्षार और लवण के घोल।
अम्ल, क्षार एवं लवण के घोल। ठीक है। तो अम्ल, क्षार एवं लवण के घोल। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे ऐसे करके। हम्म तो याद रखिएगा ये चीज़ कि अम्ल, क्षार एवं लवण, ये अम्ल क्या होते हैं, जिन्हें हम तेजाब कहते हैं। इनका सूखा पाउडर होता है, ये सूखे होते हैं। जब इनको पानी में घोल दिया जाता है तो उस रूप के हम तेजाब को एक्चुअली मार्केट में देखते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि तेजाब मतलब सिर्फ शीशी में भरा हुआ रखा हुआ होता है। एक्चुअली में वो सूखा पाउडर होता है पहले, उसके बाद में उसको भिगोया जाता है या पानी में मिला देते हैं तो बन जाता है वो लिक्विड। ठीक है। तो इनके पानी के जो घोल होते हैं वो भी विद्युत धारा के चालक होते हैं। ठीक है। और अगर ये सूखे हैं तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। उसका कारण है क्योंकि ये विद्युत धारा का चालन इसलिए करते हैं क्योंकि इनमें आयन होते हैं। ये अपने प्लस माइनस वाले टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसी वजह से इनमें विद्युत धारा का चालन हो जाता है। ठीक है। चलिए, उसके बाद तुम्हारा ग्रेफाइट होता है जिससे पेंसिल बनती है। ग्रेफाइट और साथ में तुम्हारे ये सभी धातुएं। अच्छा, सभी धातुओं में जब हम लोग बात करते हैं तो चांदी जो होती है वो सबसे अच्छी चालक होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि चांदी विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अक्सर एग्जाम्स में पूछ दिया जाता है। ठीक है ना। हाँ, चांदी विद्युत धारा की सबसे अच्छी चालक होती है। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए। अब हम लोग इसके बाद में जो तुम्हारे दूसरे मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। उन्हें हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है ना। इंसुलेटर का मतलब होता है विद्युत रोधी। ठीक है ना। हाँ, इंसुलेटर का मतलब होता है विद्युत रोधी। ठीक है। हाँ, इंसुलेटर का मतलब हो गया विद्युत रोधी। विद्युत रोधी। चलिए, अब ये विद्युत रोधियों का क्या काम होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती है, इनके अंदर विद्युत धारा नहीं बहती है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिखेंगे दोज मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। ठीक है ना, जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पर ऐसे ही नोट कर लेते हैं, यहाँ पर ऐसे करके। हाँ, वे इन विच इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहती है। ठीक है ना। हाँ, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं बहती है। डज नॉट। ठीक है। हाँ, डज नॉट फ्लो। तो डज नॉट के साथ में एस नहीं आता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है ये। वे पदार्थ जिनमें जिनमें वैद्युत धारा नहीं बहती है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा वैद्युत धारा नहीं बहती है। नहीं बह सकती है। ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, नहीं बह सकती, तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं बहती तो किसी में भी नहीं बह सकती। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। ये इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं वो तुम्हारे ये कहलाते हैं। ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जानते होंगे प्लास्टिक। ठीक है ना। हाँ, प्लास्टिक हो गया। ठीक है ना। हाँ, प्लास्टिक। और हो गया रबर। रबर। कांच हो गया, ग्लास। कांच हो गया। ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा सूखी लकड़ी हो गई। सूखी लकड़ी।
ठीक है, हाँ, सूखी लकड़ी हो गई। फिर उसके बाद में तुम्हारा पीवीसी हो गया। पीवीसी, पीवीसी का अक्सर नाम पूछ दिया जाता है। पीवीसी, ये पीवीसी वही होती है जो बिजली के तार जिन पाइप के अंदर डाले जाते हैं, या बिजली के तारों के ऊपर जो प्लास्टिक की कोटिंग आपको दिखती है, वो एक्चुअली में प्लास्टिक नहीं, वो पीवीसी होता है। एक होता पॉलीमर ही है, ठीक है, बट उसका नाम ये रखा जाता है पीवीसी शॉर्टकट में। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीविनाइल, उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है ना, ये उसका नाम होता है। उसके बाद में आपका, जिससे ये इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह बनते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं, इसको बोलते हैं बैकेलाइट। ठीक है ना, BACKELITE। ठीक है, बैकेलाइट। इससे तुम्हारे इलेक्ट्रिक स्विच बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक स्विच के अंदर भी, मतलब इलेक्ट्रिक स्विच को पार करके तो बिजली आपको करंट लग नहीं जाती। ठीक है ना। तो ये हो गए, तो इस तरीके के जो मटेरियल्स होते हैं। इसके अलावा तुम्हारा एक पदार्थ और है जो तुमको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा, बट जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल, शुद्ध जल को हम लोग जो बोलते हैं प्योर वाटर। ठीक है ना, हाँ। तो प्योर वाटर, या इसी को डिस्टिल्ड वाटर भी कहते हैं। ठीक है ना, आसुत जल और डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, हाँ, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक। आसुत जल। तो ये तो है तुम्हारे। ठीक है। चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई होप सो आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ऐसे करके। ठीक है ना। चलिए, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद जो तीसरा मटेरियल तुम्हारा आता है, वो आता है तुम्हारा सेमी कंडक्टर। ठीक है, जो तुम्हारा तीसरा मटेरियल है उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। उसको हिंदी में बोला जाता है अर्धचालक। ठीक है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अर्धचालक, अर्धचालक। आपको पता है, जैसे जब कोई भी लाइनमैन बिजली संभालने के लिए आता है, तारों को जब खंभे पर वो चढ़ता है, तो उसको ग्लव्स दे दिए जाते हैं रबर के। आपने देखा होगा, वो रबर के ग्लव्स पहने होते हैं, इसीलिए पहने होते हैं रबर के ग्लव्स, ताकि उसको कंडक्टर, मतलब उसको करंट वरंट ना लग जाए। ठीक है, नहीं पता चला कि करंट लग गया, लो भैया गिर पड़ा नीचे। तो इसीलिए उनको करंट दे दिया जाता है। दूसरी चीज़, कभी भी जो बिजली विभाग वाले लोग होते हैं, वो एल्यूमिनियम की सीढ़ी लेके नहीं चलते हैं। आजकल तुमने देखा होगा, एल्यूमिनियम की सीढ़ी आ चुकी है, मगर एल्यूमिनियम की सीढ़ी लेके नहीं जाते। वो क्यों? क्योंकि वो मेटल की होती है। तो वो क्या करते हैं, बांस की सीढ़ी लेके चलते हैं, बांस, सूखे बांस की लकड़ी की सीढ़ी। ठीक है, वो इसीलिए लेकर के चलते हैं क्योंकि उसमें से करंट जो होता है वो पास नहीं होता है। ठीक है। चलिए, तो अर्धचालक जो होते हैं, इनकी चालकता जो होती है वो चालकों से कम होती है और विद्युत रोधियों से ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनको अर्धचालक कहा जाता है, मतलब आधा चालक, ये कह सकते हो। ठीक है, इनकी चालकता चालकों से कम परंतु विद्युत रोधियों से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कंडक्टिविटी ऑफ दीज मटेरियल्स। हम्म कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ these materials is, conductivity of these materials is less than conductors, but greater than insulators, but greater than insulators। ठीक। हम्म तो याद रखिएगा ये चीज, कि इनकी जो चालकता होती है वो चालकों से कम होती है परंतु विद्युत रोधियों से ज्यादा होती है। ठीक है ना, हाँ। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इनकी चालकता
इन पदार्थों की चालकता विद्युत रोधियों से कम, परंतु विद्युत रोधियों से अधिक, सॉरी, विद्युत रोधियों से अधिक, विद्युत रोधियों से अधिक, परंतु चालकों से कम होती है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका प्रयोग हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, हाँ, इनका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। जितने भी ये जो एलईडी बल्ब वगैरह जो आप देखते हैं, एलईडी बल्ब हो गया, टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनका प्रयोग हुआ है। हाँ, हर तरीके की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इनका प्रयोग हुआ है। जितनी भी कारें होती हैं आजकल, कारों में भी इनका प्रयोग खूब होने लगा है, क्योंकि कारों में भी खूब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आजकल आने लगे हैं। इसी वजह से इनका प्रयोग इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन चीन का झगड़ा जो उसके पड़ोसी देश से चल रहा है, वो छोटा सा जो देश है एक, तो इसीलिए चल रहा है क्योंकि वहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम ज़मीन में बहुत पाया जाता है। तो चीन ये चाहता है, अभी तक क्या होता था कि चीन वहाँ से इनको बहुत सस्ते दामों पर खरीद लेता था, मगर बाद में उसने अपने दाम भी बढ़ा दिए और अमेरिका का थोड़ा हस्तक्षेप भी हो गया। तो इसी वजह से चीन ये चाहता है कि वो देश को अपने देश में मिला ले, जिससे चीन पूरी दुनिया को अकेले सेमीकंडक्टर सप्लाई करे और चीन को बहुत इनकम होगी इससे, अगर चीन उस पर पूरा कब्जा कर लेता है। मगर अमेरिका ने ऐसा करने नहीं दिया, अमेरिका ने अपनी सेनाएं भेज दी थी। भी जल्दी की ही ये घटनाएं हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये सभी के सभी यही होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने में किया जाता है। तो आप लोग चलिए ये चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे, इनका प्रयोग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि एलईडी को बनाने में। ठीक है ना। अच्छा, एलईडी का पूरा नाम क्या होता है? एलईडी का पूरा नाम, आप एक बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई थी। ठीक है ना। लाइट एमिटिंग डायोड, इसका मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है ना। हाँ, इसको भी इसी से बनाया जाता है। ठीक है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ठीक है ना। हाँ, तो ये है तुम्हारे एलईडी, ये है एलईडी। तो एलईडी भी ऐसे ही बनाई जाती है ये। ठीक है, और जितने भी तुम्हारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, डायोड वगैरह हो गए, डायोड हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए, है ना, ये सब इसी से बनाए जाते हैं। जितने भी अन्य डायोड हो गए, डायोड, ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, आईसी, जितनी भी आईसी होती हैं, ठीक है ना, आईसी चिप, जो आप लोग बोलते हैं ना कि चिप चिप चिप, ये वही चीज़ें होती हैं। ये सारी की सारी सेमीकंडक्टर से ही बनाई जाती हैं, अर्धचालकों से ही बनाई जाती हैं। अमेरिका में एक जगह ऐसी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनते हैं। उस जगह का नाम सिलिकॉन के नाम पर रख दिया गया, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी, उसको ऐसे करके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इन सभी का प्रयोग, इन सभी का जो निर्माण होता है वो सेमीकंडक्टर से ही किया जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। ये तो तुम्हारे मटेरियल्स के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग सीखते हैं जरा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव।
विद्युत धारा जब किसी भी तार में बहती है, किसी धातु के तार में, तो वो गर्म, मतलब तार तुम्हारा गर्म होने लगता है। ठीक है, तो तार तुम्हारा गर्म होने लगता है। तो तार कैसे गर्म होने लगता है, वो उसका एक सूत्र होता है, और उस सूत्र से मतलब सवाल कैलकुलेट करे जाते हैं। ठीक है, तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हाँ, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ये है कि वैद्युत धारा जब कभी भी किसी भी तार के अंदर से किसी चालक के अंदर अगर बहती है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है। और वो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, कितनी होती है, ये चीज ऐसे ऐसे करके, हाँ, देखिएगा देखिएगा, अरे हाँ, ऐसे करके। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, चलिए देखिए, मान लेते हैं जैसे ये तुम्हारा कोई भी एक बिजली का तार है। ठीक है, ये तुम्हारा कोई भी एक तार है। हम लोग जानते हैं कि जो कोई भी एक बिजली का तार होता है उसके अंदर थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध होता ही होता है। उसके अंदर थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध होता ही होता है, अरे हाँ, उसके अंदर थोड़ा बहुत तो प्रतिरोध होता ही होता है। तो जब कभी भी इसके अंदर ऐसे करके कोई करंट अगर बहती है, कोई करंट अगर इस तरीके से बहती है ऐसे करके, ठीक है ना, तो आप बस ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि इसके अंदर एक रेजिस्टेंस होता है, इसके अंदर तार के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू होती है आर। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर इसी तार के अंदर अगर आई करंट अगर बह रही है, आई, ठीक है ना, और वो कुछ समय तक अगर बहती है, मान लेते हैं वो समय है टी। ठीक है, हाँ, ऐसे, अरे ऐसे करके मान लेते हैं ये जो बिजली का तार है इसके अंदर अगर करंट इस तरीके से बहती है, टी बराबर जीरो से लेकर के टी बराबर टी समय तक अगर करंट फ्लो करती है, तो हम ये कहेंगे कि इस तार के अंदर कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, तो इस तार के अंदर कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, हीट। ठीक है ना, कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगी। उस ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होती है, उत्पन्न ऊष्मा की जो मात्रा होती है उसको लिखते हैं हीट। हीट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच से। ठीक है ना, और जो करंट होती है, करंट, करंट की जो वैल्यू होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आई से। और जो रेजिस्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं आर से। ठीक है ना, आर से। और जो टाइम होता है, कितने समय तक उसमें धारा बही है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी से। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है इसमें उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हीट होगी, हीट, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है तुम्हारा आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, हाँ, हीट बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, तो H बराबर तुम्हारा हो जाएगा आई स्क्वायर आर इंटू टी। इस तरीके से इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर धारा की वैल्यू, अगर मतलब मान लीजिए अगर वैद्युत धारा की वैल्यू अगर मात्र दो गुनी कर दी जाए, अगर वैद्युत धारा की वैल्यू अगर दो गुनी कर दी जाए, तो वैद्युत धारा की वैल्यू अगर दो गुनी कर दी जाए, तो उत्पन्न ऊष्मा सीधे चार गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है और साथ में इस समय पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अगर ये चीज़, अगर ये विद्युत धारा जो है ना वो अगर एम्पियर में हो, ठीक है ना, वैद्युत धारा अगर एम्पियर में लिखी हो, और ये तुम्हारा अगर ओम में लिखा हुआ हो, ओम इसकी यूनिट होती है, और समय अगर तुम्हारा सेकंड में हो, समय अगर तुम्हारा सेकंड में लिखा हो, तो याद रखिएगा जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो तुम्हारी जूल में आती है, जूल में। तो याद रखिएगा उत्पन्न ऊष्मा जूल में ही आएगी आंसर। ठीक है, अगर ये तुम्हारा एम्पियर में लिखा गया हो, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं। और ये तुम्हारा इसकी यूनिट होती है प्रतिरोध की, ओम। ठीक है ना, और इसकी यूनिट सेकेंड होती है, किसकी, समय की। तो इसीलिए
अगर ये तुम्हारा सेकेंड में, ये ओम में, ये एम्पियर में लिखा है, तो उत्पन्न ऊष्मा का मान तुम्हारा जूल में होता है। ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कोई हीटर है, कोई हीटर, जैसे हीटर की हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग, अब सर्दियां आ रही हैं तो हाथ सेकने के लिए लोग हीटर लाएंगे। तो हीटर जनरली जब लाते हैं तो हीटर की रेटिंग वॉट में लिखी होती है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हीटर जो होता है वो बिजली को खींचता है, वो एनर्जी को लेता है। किससे लेता है एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से। जनरेटर हो गया, बैटरी हो गई, इन्वर्टर, कुछ भी हो गया। तो जो हीटर हीट प्रोड्यूस करेगा, तो मतलब ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, तो वो विद्युत ऊर्जा लेता है और ऊष्मीय ऊर्जा में उसको बदल देता है। तो हम लोग अब जरा हीटर के बारे में जानें। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है वो क्या काम करता है, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, जैसे बल्ब होता है, बल्ब क्या काम करता है कि विद्युत ऊर्जा को, हाँ, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, अब देखिएगा इलेक्ट्रिक हीटर की बारी आई है। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर के बारे में हम लोग जानेंगे, चलिए समझते हैं जरा। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर को बारे में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ये क्या काम करता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है ना? हाँ। तो इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को लिखे दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाँ, चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिकल, तो तुम्हारा जो हीटर होता है, हीटर के ये जो तुम्हारा मटेरियल, ये जो तुम्हारा ये जो ये होता है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हीटिंग कॉइल, इसको बोलते हैं हीटिंग कॉइल। ये जो, ये उस मतलब ऊष्मक कुंडली कहलाती है। ठीक है ना? हाँ, हीटिंग कॉइल। ये हीटिंग कॉइल जो होती है ये बनी होती है किस मटेरियल से? ये बनी होती है तुम्हारी, ये बनी होती है किससे? नाइक्रोम से। नाइक्रोम, NiCHROME, नाइक्रोम से। ठीक है ना? हाँ, ये नाइक्रोम से बनी होती है। नाइक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है ना? हाँ, तो इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, साथ में, हाँ, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और साथ में इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा और हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका गलनांक भी, इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है। हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उच्च प्रतिरोध। हाँ, उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उच्च गलनांक, उच्च गलनांक। ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा कि ये जो हीटर होते हैं वो ऐसे करके, अच्छा, हीटर में यहाँ से ऐसे करके करंट जाती है, ऐसे करके करंट जो होती है वो हमेशा, करंट हमेशा याद रखिएगा, करंट हमेशा जाती है तो लौट के भी उतनी ही करंट आती है। ठीक है ना? जैसे किसी पाइप के अंदर अगर पाइप ऐसा घुमा हुआ हो तो जितना पानी डालोगे उतना पानी आएगा, मगर ठंडा करता हुआ आएगा पूरे पाइप को। बिल्कुल वैसे ही करंट अगर जाएगी तो गर्म करते हुए वापस आ जाती है। ठीक है। तो ऐसे करके तुम्हारा ये हीटर बनता है, और इस तरीके से हीटर का काम होता है हीट को
प्रोड्यूस करना। तो जो हीटर ऊष्मा उत्पन्न करता है वो इसी सूत्र के अनुसार करता है, ठीक है ना, इसी सूत्र के अनुसार। जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो तुम्हारा आर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं हीटर की पावर के अंदर। ये जो लाइन अंग्रेजी में लिखी हुई है इसका मतलब है कि वैद्युत ऊष्मक, इसे लिखा जाता है वैद्युत ऊष्मक, ठीक है। हाँ, वैद्युत ऊष्मक वैद्युत धारा को या वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है। इसका मतलब ये है वैद्युत ऊष्मक, ठीक है ना। हाँ, वैद्युत ऊष्मक ये है, ये लो। तो इसका सिंप साधारण सा मतलब होता है वैद्युत ऊष्मक वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिएगा, एक मान लेते हैं कि जैसे दो हीटर हैं, ठीक है। सपोज दैट, जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारे दो हीटर हैं, एक हीटर तुम्हारा ऐसे 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 करके ये है, और एक हीटर तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर ये रखा हुआ है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? अब मान लेते हैं जैसे ये जो हीटर है ये 1000 जूल की हीट 10 सेकंड में दे देता है, 10 सेकंड में जनरेट कर देता है। मतलब इस ये अधिकतम 1000 जूल की ऊष्मा 10 सेकंड में दे देता है। मगर ये वाला जो है ना, वो 10,000 जूल की ऊष्मा 10 सेकंड में दे देता है। तो इसमें से ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ? इसमें से ज़्यादा पावरफुल ये हुआ। तो ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या करता है, ये ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है कम समय में, ठीक है। इसी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं पावरफुल, ये ज़्यादा होगा, इसकी पावर ज़्यादा होगी। हम लोग इसीलिए अब हम लोग पावर की तरफ चलते हैं। पावर, पावर मतलब शक्ति, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अब पावर की तरफ चलते हैं। पावर मतलब शक्ति, ठीक है ना। हाँ, चलिए, तो पावर, हाँ ठीक है। तो पावर की जब हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं रेट ऑफ वर्क डन, मतलब कार्य करने की दर। इसकी जो परिभाषा होती है पावर की वो वही होती है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर, ठीक है ना। हाँ, कार्य करने की दर, कार्य करने की, ठीक है ना, दर। तो यहाँ पर जो पावर होगी हम लोग क्या लिखेंगे? पावर। तो पावर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? वर्क डन और हीट जनरेटेड, वर्क डन। यहाँ पर लिखेंगे कृत कार्य, कृत कार्य बटे लिया गया समय, टाइम टेकन। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिया गया समय, ठीक है। हाँ, लिया गया समय। अब आप ये सोचिए, जो हीटर होता है, हीटर का काम होता है ऊष्मा उत्पन्न करना, ठीक है ना। हाँ, तो इसका जो हीटर का काम है वो तुम्हारा क्या है? ऊष्मा उत्पन्न करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हीट प्रोड्यूस्ड या हीट जनरेटेड, ठीक। जो बल्ब का काम होता है वो होता है लाइट एनर्जी को पैदा करना, ठीक है ना। तो बल्ब का होता है तुम्हारा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड या लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। हाँ, प्रकाश ऊर्जा, उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा। वैसे ही जो मोटर होती है वो यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ, उसको हम लोग क्या लिख देंगे? यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस्ड तो नहीं लिखेंगे, जनरेटेड शब्द ज़्यादा सही सूटेबल रहेगा। तो अलग अलग मशीनों के लिए कार्य उनका अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा,
सॉरी, उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा। उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा, यहाँ पर मैं लिखूंगा उत्पन्न ऊष्मा। ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक। और यहाँ पर मैं लिखूंगा उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा। उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा, उत्पन्न प्रकाश ऊर्जा। ठीक। चलिए, तो ये इतने तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं। देखो, किया गया कार्य सभी का अलग अलग होता है, मगर टाइम लिया गया सभी का सेम होता है। ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं जैसे हीटर के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे थे, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, मतलब यूनिट क्या होती है, तुम्हारी यूनिट होती है जूल। ठीक है ना। कार्य की ऊर्जा होती है जूल, तो हमने जूल लिख दिया। अच्छा, और बटे में समय है, तो समय की यूनिट क्या होती है तुम्हारी, सेकेंड होती है, सेकेंड। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग समय की यूनिट लिख देते हैं सेकेंड, ऐसे करके। ठीक है। समय की यूनिट सेकेंड। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, वॉट। इसको हम लोग लिख देते हैं क्या, वॉट। ये वॉट जो होता है वो जेम्स वॉट थे ना, जेम्स वॉट के नाम पर इसका नाम रखा गया। ठीक है ना, वॉट। तो याद रखिएगा कि जो पावर की यूनिट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड अथवा वॉट। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो अगर कहीं पर जूल प्रति सेकंड लिखा हुआ है तो भी आप उत्तर वही देंगे कि जूल प्रति सेकंड में भी उसकी यूनिट क्या होती है, मतलब पावर की यूनिट जूल प्रति सेकंड भी होती है, और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वॉट। कंफ्यूज ना होना, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन में चले जाते हैं, फिर वो गलत करके चले जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये तुम्हारा शक्ति का मात्रक हो गया। अब आप जरा यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम लोग P बराबर, जैसे इसको हम लोग P बराबर ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। हाँ, P बराबर तुम्हारा W/T। ठीक है। हाँ, P बराबर तुम्हारा W/T ऐसे करके लिखा जाता है। तो याद रखो जरा, P बराबर W/T। ठीक है, W/T ये हो गया। तो यहाँ पर जरा W बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, अब आप पूछेंगे W क्या है, W है वर्क डन, T का मतलब टाइम। ठीक है, W बराबर क्या हो गया, P/T। ठीक है ना। अच्छा, चलिए, ये हो गया तुम्हारा। अब आप यहाँ पर एक बात मुझे बताइए, जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है पावर, तो पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। पावर की यूनिट होती है वॉट, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। ठीक है ना। हाँ, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो याद रखिएगा, कभी अगर आपसे पूछा जाए कि कार्य का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है, तो याद रखिएगा आप लोग कि जूल तो होता ही होता है, मगर अगर कभी अगर ऐसा लिखा मिल जाए तो इसका ये भी मतलब होता है। तो कंफ्यूज ना हो जाना, क्वेश्चन आपको कितना भी घुमा के दे, मगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आप गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है ना। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। जूल बराबर वॉट इंटू सेकेंड भी लिखा जाता है, ये भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर जरा एक चीज़ और आती है, देखिएगा जरा ध्यान से। एक सावधानी और बरतनी होती है, एक जगह पर एक प्रश्न और पूछा जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर लिखा कि पावर, किसी हीटर की पावर हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। हीटर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हीट एनर्जी जनरेटेड। ठीक है ना। तो हीट जनरेटेड मतलब उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा बटे लिया गया समय। ठीक है ना। अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन लिया गया समय। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है उत्पन्न ऊष्मा, हीट जनरेटेड मतलब उत्पन्न ऊष्मा, पावर मतलब शक्ति। तो अगर हम यहाँ से हीट जनरेटेड का फॉर्मूला अगर निकालें तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, हीट जनरेटेड। तो हीट जनरेटेड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, हीट जनरेटेड, हाँ, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इन टाइम टेकन मतलब लिया गया समय। ठीक है ना। शक्ति गुणे लिया गया समय।
तो ये हो गया तुम्हारा ऐसे करके। अच्छा, अब आप दूसरी चीज जरा ध्यान से देखिए। जैसे पावर जो होता है ना, पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट होती है तुम्हारी वॉट, ठीक है ना। चलिए, पावर की यूनिट होती है वॉट, ठीक है, इनटू, और ये टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो वॉट इनटू सेकेंड, ये भी तुम्हारी हीट जनरेटेड के टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक समान होते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों के मात्रक समान होते हैं। उसका कारण होता है क्योंकि कोई भी कार्य होता है उसे ऊर्जा में और ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमने खाना खाया तो हमें ऊर्जा मिल गई, ऊर्जा मिल गई तो हमने धड़ाधड़ धड़ाधड़ काम कर दिया। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि हमने ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित कर दिया। या जैसे मान लो मेरे शरीर में ऊर्जा है, हमने कहा कि हम ऐसे हाथ रगड़ने का हमको काम दिया गया, नौकरी लग गई, नौकरी वालों ने कहा हाथ रगड़ो, हम रगड़ते रहे। तो हाथ रगड़ना मेरा काम था, मगर उस काम में एक चीज देखेगी तुम्हें कि हाथ गर्म भी हो रहे थे, मतलब एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में बदल रही थी। तो इसीलिए ये जो यूनिट होती है, ये जो यूनिट होती है वो तुम्हारी, ये जो तुम्हारी उत्पन्न ऊष्मा होती है उसकी एक यूनिट तुम्हारी ये भी होती है, ठीक है ना। हाँ, तो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है उसकी एक यूनिट तुम्हारी ये भी होती है, वॉट इनटू सेकेंड। तो ये चीज़ ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये चीज़ ऐसे करके हमेशा याद रखिएगा, ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? वॉट इनटू सेकेंड। अब जैसे बड़ी बड़ी जो तुम्हारी मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, तो वो मशीनें जो होती हैं बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं वो किलोवाट में होती हैं, उनकी उनकी रेटिंग हैवी होती है, ठीक है ना। तो उनकी रेटिंग हैवी होती है तो हम लोग लिखते हैं किलोवाट, ठीक है ना। हाँ, उनकी रेटिंग होती है किलोवाट, ठीक है, हाँ, किलोवाट, ठीक। और उन मशीनों को घंटों चलाया जाता है। हम टाइम की यूनिट आवर भी लिख सकते हैं, किलोवाट इंटू आवर। तो किलोवाट आवर, अब देखो कई बार एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी गई है, कई बार ये एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी गई है कि किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। किलोवाट आवर का मतलब यहाँ पर लिखा होता है किलोवाट घंटा। चलिए अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। हाँ, तो किलोवाट घंटा, इसको हिंदी में लिखा जाता है किलोवाट घंटा, ठीक है ना। तो किलोवाट घंटा ये तुम्हारी यूनिट होती है किसकी? एनर्जी की यूनिट होती है, मतलब, ठीक है ना, याद रखिएगा, एनर्जी की, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी हीटर जितनी ऊर्जा लेगा उतनी ही ऊर्जा बदलता है, अपने पास से थोड़ी न मिला देता है उसमें एनर्जी। तो हम जो हीट जनरेटेड है इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय हीटर, मतलब हीटर के द्वारा ली गई ऊर्जा। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी यूनिट किलोवाट आवर में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड के बराबर ही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ एनर्जी कंज्यूम्ड। कोई भी जो एनर्जी कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करेगा कहने का मतलब, कंज्यूम करेगा इसका मतलब यही चीज़ हो जाती है, एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू द हीट एनर्जी जनरेटेड। और हीट एनर्जी जनरेटेड इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो एनर्जी कंज्यूम्ड हीट एनर्जी जनरेटेड के बराबर और इसकी यूनिट किलोवाट आवर के बराबर। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है उसकी जो यूनिट होती है वो तुम्हारी किलोवाट आवर होती है। और किलोवाट आवर जो होता है इसी को हम लोग एक यूनिट लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा जाता है 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होती है, हाँ, एक यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो इसके बराबर होती है, वो होती है तुम्हारी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक, 1 किलोवाट आवर। तो ऐसे 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 करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज़, ये इसके बराबर होती है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो होता है वो तुम्हारा ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर आती है कि 1 किलोवाट आवर जो होता है इसमें कितने जूल होते हैं, ठीक है ना। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है ना, इसमें कितने जूल होते हैं, ठीक है।
हाँ, इसमें कितने जूल होते हैं? तो सबसे पहली चीज एक चीज देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ 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 हाँ, चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। 1 किलो, 1 किलो इंटू, अरे इंटू 1 वॉट, इंटू 1 वॉट इंटू 1 आवर, ठीक, इंटू 1 आवर। तो यहाँ पर एक चीज देखिएगा जरा ध्यान से, जो 1 किलो होता है, 1 किलो का मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1,000, ठीक है। इस किलो का मतलब 1,000 होता है। अच्छा, 1 वॉट का मतलब होता है, 1 वॉट का मतलब होता है 1 जूल प्रति सेकेंड, मतलब 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, इसका ये मतलब हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। तो जरा आप ध्यान से देखो, इस सेकंड से ये सेकंड तुम्हारा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये डिवीजन में है और इसका गुणा ऊपर वाले नंबर के साथ होता है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बचा? 10⁻³ और ये बचा 3600 और ये गुणा 1, 3600 जूल। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3600 × 10⁻³ गुणे जूल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिखेंगे 36 लाख, 36 लाख जूल। इसका मतलब एक यूनिट बिजली जो होती है वो 36 लाख जूल के बराबर होती है, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 36 × 10⁵ जूल, ठीक है ना। तो ये होता है तुम्हारा ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा खूब कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये खूब कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, नोट कर लीजिए इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाँ, इसको 1 किलोवाट घंटा लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, 1 किलोवाट घंटा, ठीक है ना, 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, हाँ, 1 किलोवाट घंटा, ऐसे करके तो याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो इतने जूल होता है, कितने जूल? इतने जूल होता है, ऐसे करके, ठीक। 36 × 10⁵ जूल। आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद में अंत में जो आती हैं चीज़ें, एक होता है तुम्हारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ट्रांसफार्मर देखते हैं जरा। हाँ, ट्रांसफार्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणमित्र, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर है। देखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग हमेशा वोल्टेज के लेवल को घटाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। जहाँ पर बिजली बनती है उनको बोलते हैं जनरेटिंग स्टेशन। देखिएगा, तो जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है, जैसे तुम्हारे एनटीपीसी हो गए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जैसे कोटा में एक थर्मल पावर स्टेशन है, कोटा थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो ऐसी जगहों पर जो बिजली बनती है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे ये तुम्हारा ऐसे करके यहाँ पर मान लेते हैं बिजली बनती है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ तुम्हारा, ये जो है ना, ऐसे करके, हाँ, अरे हाँ, अरे हाँ, मान लेते हैं ऐसे करके तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके ये बिजली बनती है, ठीक है। ठीक है। तो अरे हाँ, ऐसे ऐसे करके तुम्हारा ये बिजली बनती है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ऐसे ऐसे करके ये मान लेते हैं बिजली बनती है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारी यहाँ पर बिजली बनती है। अब यहाँ पर बिजली बनती है तो यहाँ पर रखे होते हैं क्या? यहाँ पर रखे होते हैं बड़े बड़े से जनरेटर, ठीक है। अच्छा, इसमें बड़े बड़े से जनरेटर होते हैं, ये होता है तुम्हारा जनरेटिंग स्टेशन, ठीक है ना। तो पावर जनरेटिंग स्टेशन, पावर जनरेटिंग, पावर जनरेटिंग स्टेशन, कहने का मतलब यहाँ से विद्युत ऊर्जा संयंत्र होते कहा जाता है इन्हें, ठीक है। यहाँ से जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं। अच्छा, यहाँ से जो बिजली बन के निकलती है ना, वो निकलती है तुम्हारी
तीन, मतलब जनरली जैसे ऐसे करके बिजली बन के निकली यहाँ से ऐसे करके, एक तार तुम्हारा, तीन तारों में के अंदर बिजली बन के निकलती है, एक तार, दो तार और तुम्हारा ये तीन तार, ठीक है। तो तीन तार होते हैं तुम्हारे, तीन तार होते हैं तुम्हारे ऐसे करके, ठीक है। तो तीनों के तीनों जो तार होते हैं इनके रंग हम लोग अलग अलग दे देते हैं। एक तुम्हारा एज इट इज रहने देते हैं, एक तुम्हारा एज इट इज ऐसे करके हो जाता है, ठीक है ना, और एक तुम्हारा ऐसे करके ग्रीन दे दिया, चलिए ठीक है। ये जो तुम्हारे तार होते हैं इनके अंदर करंट बहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि तीन फेज में बिजली बन के तैयार हो जाती है, तीन फेज में बिजली बन के तैयार हो जाती है, ये तुम्हारा ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लेकर के, मतलब जैसे यहाँ पर जहाँ पर बिजली बनती है, यहाँ पर बिजली बनती है तो ये बनती है 11,000 वोल्टेज पर, ठीक है ना, 11,000 वोल्टेज पर। मगर क्या होता है कि यहाँ से जो बिजली निकलती है बन करके, ठीक है ना, हाँ, यहाँ से जो बिजली बन मतलब ट्रांसफ़र होती है बाद में दूसरे शहरों के लिए, तो वो तुम्हारी ट्रांसफ़र होती है इससे ज़्यादा वोल्टेज पर, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है, आई मीन ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं 11,000 वोल्टेज पे एनर्जी लेते हैं बिजली को, और उसके बाद में ये 33,000 वोल्टेज पर, ठीक है ना, हाँ, 33,000 वोल्टेज पर या उससे भी ज़्यादा वोल्टेज पर, ठीक है ना, या इससे भी ज़्यादा वोल्टेज पर ये इनको ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर लगे होते हैं खंभे, ठीक है, इस तरीके के कुछ पोल्स लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में, आप लोगों को ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पोल आपको मिलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। हाँ, ऐसे करके आप लोगों को कई सारे पोल मिलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो आपको लोगों को इस तरीके से ये पोल मिल जाते हैं। अच्छा, अब ये पोल आप लोगों को कैसे दिखते हैं, ऐसे करके आप लोगों को ऐसे करके ये पोल दिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आप लोगों को ये ऐसे ऐसे पोल दिखते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इनको गायब कर देता हूँ, इनको सभी को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये तुमको ऐसे करके पोल दिखेंगे। अब देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये एक पोल तो तुम्हारा, एक तो तुम्हारा फेज यहाँ चला जाता है ऐसे करके, ठीक है। एक तुम्हारा जो फेज होता है वो तुम्हारा ऐसे ऐसे करके यहाँ चला जाता है, एक फेज जो होता है वो तुम्हारा ऐसे ऐसे करके यहाँ चला जाता है, ए ये वाला तुम्हारा यहाँ पर आ जाता है ऐसे करके, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये वाला तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके, और ये वाला जो है तो होता है तुम्हारा वो यहाँ पर जाता है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, और जो बीच वाला जो है वो तुम्हारा ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इस तरीके से तीनों फेज में बिजली तुम्हारी ट्रांसफर होती है ऐसे करके, ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो ये इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर ऐसे करके जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, ये डायरेक्टली ऐसे बिजली के खंभे में नहीं जुड़े होते हैं तार, क्योंकि बिजली में मतलब इस तरीके से इनको मतलब पैसे ले जाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अनसेफ होता है, इसीलिए इनको तरीके से थोड़ा सा भेजा जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। इनको यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कुछ कटोरियाँ लगी होती हैं, आप लोग अक्सर देखा होगा, यहाँ पर कुछ कटोरियाँ लटकती हैं, उन कटोरियों के नीचे इनको जोड़ा जाता है। इस तरीके से फिर ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होते हैं तार। तो यहाँ से ये ऐसे करके जाते हैं। अब ये सोचो जरा, ये 33,000 वोल्टेज की लाइन हो गई, 33 केवी की लाइन हो गई, ठीक है ना। ये इससे भी ज़्यादा वोल्टेज पे इनको बनाया जा सकता है। अब ये ऐसा ट्रांसफार्मर क्यों करता है, ट्रांसफार्मर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे जब जनरेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, तो ऐसे में करंट की वैल्यू कम हो जाती है। यहाँ पर हाई करंट, यहाँ पर हाई करंट होती है, यहाँ लो करंट हो जाती है। करंट की वैल्यू लो हो जाने के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इन तारों में कम ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा का जो उत्पन्न का जो फार्मूला होता था, H बराबर होता था आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आई की वैल्यू अगर ज़्यादा रहेगी तो ऊष्मा की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी। तो इन लंबे तारों में तो बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी, तो बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसी वजह से एनर्जी का लॉस ना हो, क्योंकि क्योंकि इनको तो सैकड़ों किलोमीटर जाना होता है भाई, पूरे देश में तार फैले हुए हैं। पता चला यहाँ से बिजली भेजी, कानपुर पहुंची, कानपुर पहुंचते पहुंचते आधी बिजली बची। तो लॉस ना हो इस वजह से हाई वोल्टेज पे इनको भेजा जाता है। उसके बाद में इनको यहीं से उतार भी लिया जाता है। अब देखिएगा, इनको यहाँ से बाद में ऐसे 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 करके इनको उतार लिया गया।
इनको बाद में मान लो जो थे किसी शहर में पहुंचे, तो यहाँ पर किसी शहर में इन्हें ऐसे ऐसे करके उतार लिया गया। जब इनको उतार लिया गया तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे एक तुम्हारा ट्रांसफार्मर यहाँ भी है, ठीक है। ये यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो वाले ट्रांसफार्मर में इसको ले आया गया, ठीक है। हाँ, वो वाले ट्रांसफार्मर में इसे ले आया जाता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके कुछ पॉइंट्स बने होते हैं ऐसे करके, ठीक है। इनको बोल देते हैं बुशिंग्स। तो यहाँ पर ला करके ऐसे ऐसे करके इनको जोड़ दिया गया, इनको जोड़ दिया गया। तो क्या हुआ कि ये वाला ट्रांसफार्मर अब क्या करेगा, ये वाला ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को तुम्हारे कम कर देता है, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं इनको ऐसे ऐसे करके किसी पोल वगैरह पे ऐसे ऐसे करके टिका दिया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो किसी पोल वगैरह पे रखे होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, यहाँ से तुम्हारे इस तरीके से ऐसे करके ये सप्लाई निकलती है यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से जो सप्लाई तुम्हारी निकलती है ऐसे करके, ये कम वोल्टेज वाली होती है। इसका वोल्टेज तुम्हारा कम कर दिया जाता है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके। और ये तुम्हारा ऐसे करके। तो ये वाली जो सप्लाई है, ये वाली जो सप्लाई है, ये तो तुम्हारी 33,000 वोल्टेज पर आ रही है, ठीक है ना। ये तुम्हारी 33,000 वोल्टेज पर आ रही है, 33 kV। मगर इस ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इसको मात्र 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसके बाद में क्या है, अब यहाँ पर जो हम लोगों के घर हैं, ठीक है ना, तो ये अलग अलग डोमेस्टिक कस्टमर्स को चला जाता है, डोमेस्टिक कस्टमर्स, ठीक है ना। डोमेस्टिक हो गए या तुम्हारे मतलब जैसे डोमेस्टिक मतलब घरेलू, ठीक है ना, डोमेस्टिक हो गया या कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्शियल हो गया, कॉमर्शियल, ठीक है ना। कॉमर्शियल मतलब जैसे दुकान वुकान टाइप की हो गई, हॉस्पिटल हो गया या ऐसी चीज़ें हो गई। तो कुल मिलाकर के इसका प्रयोग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर वोल्टेज को बढ़ा रहा है, ये वोल्टेज को लिफ्ट कर रहा है, ऊपर की ओर बढ़ा रहा है, मगर ये वोल्टेज को डाउन कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो जो इसका ट्रांसफार्मर का जो काम होता है, ट्रांसफार्मर का जो काम होता है वो होता है वोल्टेज के लेवल को चेंज करना, ठीक है ना। हाँ, तो वोल्टेज के लेवल को चेंज करना इसका मेन काम होता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज के लेवल को चेंज करना। तो जब ट्रांसफार्मर, हाँ, जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को बढ़ाता है, जब ट्रांसफार्मर वोल्टेज के लेवल को बढ़ाता है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, इसको बोल देते हैं ऊंचाई, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक। और इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन का मतलब हो जाता है जो वोल्टेज के लेवल को डाउन कर दे, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक। ये होता है। हमारे घरों में 220 वोल्ट ही ज़रूरत पड़ती है बिजली की। इससे ज़्यादा हाई वोल्टेज दोगे टीवी जल जाएगा, है ना, बल्ब फ्यूज हो जाएंगे, ओम बम दम दम धा, है कि नहीं, धाड़ 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 हो जाएगा। तो भाई धाड़ 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 ना हो, इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हम इसको थोड़ा सा क्लोज ऐसे करके लिख देते हैं। हाँ, स्टेप अप, ऐसे, अरे हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, ऐसे करके, ठीक। हाँ, ये तुम्हारा ये हो गया स्टेप अप ट्रांसफार्मर।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलिए, तो क्लियर हो गया ना ये चीज़। स्टेप अप मतलब स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है। मैं यहाँ पर फिर से लिखे दे रहा हूँ, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, वोल्टेज को डाउन करता है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर तुम्हारा दो तरीके से प्रयोग में लाया जाता है। जनरली किताबों में एक चीज़ लिख देते हैं कि ट्रांसफार्मर दो तरीके के होते हैं, तरीका एक ही होता है, याद रखिएगा, तरीका एक ही होता है, ठीक है। बस दो तरीके से प्रयोग में लाया जाता है, ट्रांसफार्मर एक ही प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज के लेवल को चेंज कर देना, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना।